अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे से होंगे। तो हमने स्टैटिस्टिक्स के दो लेक्चर्स पढ़े थे। तो हमने टॉपिक्स जो पढ़े थे, एक तो पढ़ा था हमने प्राइमरी डेटा, ठीक है। तो एक पढ़ा था हमने प्राइमरी डेटा क्या होता है, क्लियर है। और उसके बाद हमने पढ़ा था सेकेंडरी डेटा के बारे में, ठीक है बेटा। सेकेंडरी डेटा भी पढ़ा था हमने। उसके बाद पढ़ा था हमने मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग सेकेंडरी एंड प्राइमरी डेटा, ठीक है। मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग, कौन कौन से मेथड है मैंने बताया था उसमें। प्राइमरी के कितने मेथड्स है, सेकेंडरी के कितने मेथड्स है, ठीक है। तो वो आपने पढ़ा था। फिर आपने बोला था प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चनरीज। तो हमने तीन टॉपिक्स एक्चुअली पढ़े थे। प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चनरी, ओके। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी आपके साथ। तो आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है टैबुलेशन एंड कंपाइलेशन ऑफ डेटा, ठीक है। तो टैबुलेशन एंड कंपाइलेशन ऑफ डेटा में हमें क्या पढ़ना है कि डेटा जो हमारे पास, अब हमारे पास हमने डेटा को कलेक्ट किया, चाहे हमने प्राइमरी मेथड से किया चाहे हमने सेकेंडरी मेथड से किया। अब हमारे पास डेटा तो है ना। तो अब हम डेटा को क्या करने वाले हैं, कंपाइल करने वाले। अब हम डेटा को ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, प्रेजेंट करने वाले हैं, ठीक है। अब देखते हैं वो क्या बोलता है। टैबुलेशन हम कैसे करते हैं, कंपाइल कैसे। कंपाइल का मतलब होता है टैबुलेशन। बाय टैबुलेशन वी मींस हम डेटा को एक टेबल में रखते हैं, उसको बोलते हैं टैबुलेशन, ठीक है। फिर कंपाइल करते हैं। कंपाइल का मतलब होता है कि हम उसको ऐसी फॉर्म में रखते हैं जिससे मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हमें रिट्रीव हो सके, जिससे ज्यादा फायदा पहुंच सके। मतलब हमको बहुत सारे फैक्टर्स, पैरामीटर्स निकालने होते हैं। जैसे मिसाल, हमें देखना होता है लेट सपोज मीडियन क्या होता है, ठीक है। हमें देखना होता है लेट सपोज वेरिएंस क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है, यानी एनालाइज करना होता है, ठीक है। वो एनालिसिस का जो प्रोसेस होता है उसको समझने, यानी अगर आपको डेटा को इंटरप्रेट करना है, इंटरप्रिटेशन के लिए जरूरी है कि आपका डेटा जो होना चाहिए एक अच्छी फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। तो उसीलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेज जो है कंपाइलेशन, दो स्टेज में होती है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेज जो है कंपाइलेशन का, उसको बोलते हैं क्लासिफाई। सबसे पहले हम डेटा को क्लासिफाई करते हैं। देखिए हमने डेटा लाया, क्लियर है। जब हमने डेटा लाया, देखिए जो डेटा हमने वहां से उठाकर लाया, यानी अभी वो अरेंज नहीं किया है हमने किसी भी तरीके से, उसको बोलते हैं रॉ डेटा, ठीक है। और ये जो रॉ डेटा है ये बहुत ही डिफिकल्ट होता है, कॉम्प्लेक्स होता है टू हैंडल। और इससे मतलब हार्डली कोई मतलब डिसीजन हम ले सकते हैं, ये मतलब उतना यूजफुल है नहीं। इसीलिए क्या करते हैं हम काम, हमको जरूरत है इसीलिए कि डेटा को अरेंज किया जाए, डेटा को क्लासिफाई किया जाए। तो इसीलिए क्या बोलते हैं हम काम, हम जब डेटा को अरेंज करते हैं, ठीक है, जब हम डेटा को अरेंज करते हैं किसी खास सीक्वेंस में, किसी खास मैग्नीट्यूड, मिसाल के तौर पर हम उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में कह देंगे। लेट सपोज हम बोलेंगे अगर हमारे पास डेटा है हम उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऐसे रख सकते हैं, 1 2 3 मिसाल, फिर 7 आ सकता है, 8, इंक्रीजिंग ऑर्डर। कभी कभार हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी रख सकते हैं, क्लियर। तो उस अरेंजमेंट ऑफ डेटा को बोलते हैं एरे, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास रॉ डेटा क्या है। तो आपको हो सकता है आपका न्यूमेरिकल सॉरी ऑब्जेक्टिव ऐसे बन सकता है, रॉ डेटा इज अनऑर्गेनाइज्ड डेटा, ऑर्गेनाइज्ड डेटा, बोथ ऑफ दीज, ठीक है, नन ऑफ दीज, ठीक है। ऐसा आपको आ सकता है। आपको बताना है रॉ डेटा क्या होता है आपका, आपके पास अनऑर्गेनाइज्ड डेटा होता है, ओके। उसके बाद हमारे पास आता है ऑर्डर्ड एरे। ऑर्डर्ड एरे क्या होता है, ऑर्डर्ड एरे हमारे पास, देखिए अभी मैंने बोला एरे होता है हमारे पास जब आप किसी भी डेटा को किसी ऑर्डर में मतलब इसको करोगे, अरेंज करोगे, उसको बोलते हैं एरा, उस डेटा को एरे बोलते हैं। अब ऑर्डर्ड एरे या एरे डेटा, जब आप किसी भी डेटा को असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर के मैग्नीट्यूड, जैसे मिसाल ये आपके पास डेटा है, ठीक है, ये आपके पास क्या है बेटा, ये डेटा मान लेते हैं, क्लियर। तो जब ये आपके पास डेटा है तो आप मुझे बताइए ये 1 2 3 4 5 6 है, इसका मतलब ये क्या हमने किया, इसको असेंडिंग ऑर्डर में रख दिया। तो ये भी हमारे पास क्या बन जाएगा, एरे डाटा। इसको दूसरा नाम बोलते हैं ऑर्डर्ड एरे, ठीक है। और जैसे हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में रख दिया तो इसको भी बोलते हैं हम ऑर्डर्ड एरे। अब आगे देख लेते हैं हम कि जो भी हमारे पास क्लासिफिकेशन है वो हम किस किस बेसिस पे वो करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला चीज हमें देखना है क्लासिफिकेशन में करते क्या है हम, ठीक है। देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं। क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं काम, जो भी आपके पास सिमिलर डेटा है, जो भी आपके पास सिमिलर डेटा होता है
उसको आप एक कॉलम में एक साथ रखते हो, जैसे पीरियोडिक टेबल होता है, ठीक है, जैसे पीरियोडिक टेबल, जैसे मिसाल के तौर पर है हाइड्रोजन हीलियम यहाँ पे है ना, फिर यहाँ से क्या है सोडियम, फिर है पोटेशियम है, ठीक है, इन सारों की प्रॉपर्टीज होती है सेम, जिनकी प्रॉपर्टी सेम होती है उनको एक ही ग्रुप में रखा जाता है, उसी को क्लास में बोलते हैं पीरियोडिक टेबल में। इसी तरह जो डेटा जिनकी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो सिमिलर प्रॉपर्टी शेयर करते हैं, ठीक है, जो सिमिलर प्रॉपर्टी शेयर करते हैं उनको हम एक ही ग्रुप में रखते हैं। ये ग्रुप ए है मिसाल के तौर पर, ये मान लेते हैं ये ग्रुप बी है। क्लासिफिकेशन क्या होता है, जो भी आपने प्राइमरी डेटा कलेक्ट किया उसको आप किसी खास पैटर्न से, मतलब क्या पैटर्न है मैं आपको वही बता रहा हूं, आप उनको ग्रुप्स में बना देते हो, ठीक है, सच दैट जो भी आप जैसे भी क्लासिफाई करोगे एलिमेंट्स को, वो जो एक ग्रुप में आप एलिमेंट्स रखोगे यानी डेटा को रखोगे, वो सारे डेटा जो उसमें होंगे उनकी कैरेक्टरिस्टिक सेम होगी, किसी भी तरीके से सेम होगी, कोई रिजेंबलेंस होनी चाहिए, कोई सिमिलैरिटी होनी चाहिए, क्लियर। और जो ग्रुप, ये जो है ग्रुप बी है, ठीक है, ये जो ग्रुप बी है आपके पास, इसके एलिमेंट्स इसमें जो आप डेटा रखोगे और इस ग्रुप में जो रखोगे उनमें डिसिमिलैरिटी होनी चाहिए। ये होती है बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन। हम क्लासिफिकेशन इसीलिए करते हैं ताकि जो भी आपके पास सिमिलर डेटा है उनको एक ही ग्रुप में रखा जाए, ताकि अगर आप एक डेटा में लेट सपोज अगर इसमें 1000 डेटा है, लेट सपोज 1 लाख डेटा है, ठीक है, इसमें 1 लाख डेटा है, कितना है 1 लाख। अगर आप देखिए क्यों क्लासिफाई करते हैं, अगर आप एक को पढ़ोगे तो 1 लाख की एज अ होल आपको प्रॉपर्टी समझ आ जाएगी, ठीक है, इसी तरह। और आप अगर आपने ग्रुप ए के एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी और ग्रुप बी की दो मतलब किसी एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी पढ़ी, तो आप ए और बी के सारे एलिमेंट्स को कम से कम थोड़ा मतलब डिफरेंशिएट मोटे मोटे अल्फाजों में कर सकते हो, ठीक है, तो एक ओवरव्यू मिल ही जाता है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने लिखा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं, इट इज ट्रीटेड एज अ प्रोसेस ऑफ क्लासिफाइंग द एलिमेंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, हम इसको डिफरेंट ग्रुप्स में रखते हैं, और क्लासेस आर टू बी रिजेंबलेंसेज एंड द सिमिलैरिटीज, और ऐसे रखते हैं सच दैट कि उनमें इस आपस में सिमिलैरिटीज हो। तो ये जो आपके पास बेटा क्लासिफिकेशन है, इसकी मैंने दूसरी डेफिनेशन भी बताई है। इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डेटा इंटू डिफरेंट ग्रुप्स और क्लासेस विच आर एज होमोजेनस एज पॉसिबल। आपको बेटा क्या करना है, जो भी आपके पास डेटा होगा उनको ग्रुप्स में रखना है, और वो जो डेटा होगा वो आपको इतने पॉसिबल रखने, मतलब इतना होमोजेनस वो होना चाहिए जितना पॉसिबल होगा विद इन द ग्रुप्स, लेकिन बिटवीन देमसेल्व्स, मिसाल के तौर पर बोलता है अगर आपके पास एक ग्रुप ए था, ये आपके पास ग्रुप बी है, ठीक है, जो इसके एलिमेंट्स होंगे वो आपस में होमोजेनस होने चाहिए, लेकिन जो इसके एलिमेंट्स और इसके एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, वो हिटेरो, इसलिए बोला इसने हिटेरोजेनस बिटवीन देमसेल्व्स, दैट मींस ग्रुप्स के दरमियान जो एलिमेंट्स होंगे वो आपस में हिटेरोजेनस होने चाहिए। ओके अब देखते हैं हम क्लासिफाई के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो ये ऑब्जेक्टिव्स है, सबसे पहले इट एक्सप्लेन्स फीचर ऑफ डेटा, इससे हमको अच्छे से एक्सप्लेन होते हैं फीचर्स ऑफ डेटा। इट फैसिलिटेट्स कंपैरिजन विद सिमिलर डेटा, ये मैंने आपको बोला, ठीक है, इससे हमको सिमिलर जो सिमिलर डेटा है उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, कितना वो कंपेयर हो एक दूसरे से, वो कितना कंपेयर हो सकते हैं, वो भी हमको पता लग सकता है, ठीक है। इट इज रिक्वायर्ड टू कंडेंस द मास डेटा इन सच अ मैनर दैट द सिमिलैरिटीज एंड, ये मैंने बोला आपको, ये ऐसे किया जाता है मास डेटा को, क्योंकि अब आपको सीधे समझ आता है कि सिमिलर सिमिलर एलिमेंट्स वाले कौन सा ग्रुप है और डिसिमिलर वाला कौन सा ग्रुप है, ठीक है। इससे आप ग्रुप्स अलग अलग निकालते हो, उससे आपको सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज अंडरस्टूड करने में आसानी होती है। रिड्यूसेस डेटा कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, जब आप ग्रुप्स में रखते हो चीजों को, ऑब्वियसली वहां पे डेटा कॉम्प्लेक्सिटी है तो जो वो रिड्यूस होती है। और इट enables प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ डेटा फॉर फर्दर स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट। जो भी इसके बाद हम आगे आगे जो भी मेथड्स पढ़ने वाले हैं, वो जो हम जब हम उस पर क्लासिफाइड डेटा को लगाएंगे, जब हम क्लासिफिकेशन करते डेटा को उस पर लगाते हैं तो इजियर बनता है, ठीक है, एक प्रॉपर सिस्टमैटिक वे से सब कुछ चलता है। अब हमारे पास क्लासिफिकेशन किस तरह से होती है, सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन होती है हमारे पास वो होती है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। तो बेटा ऑन द बेसिस ऑफ टाइम हम अपनी क्लासिफिकेशन को जो नाम बोलते हैं वो बोलते हैं क्लासिफिकेशन बाय टाइम, ठीक है, क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन बाय टाइम, या इसको बोला जाता है क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है काम, इसमें जो भी हमारी क्लासिफाई ग्रुप्स जो होते हैं, क्लासेस जो होते हैं, जैसे आप ग्रुप्स बनाओगे, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे ग्रुप्स बनाऊंगा बेटा, ये ग्रुप ए है, ग्रुप बी है, ठीक है, इन ग्रुप्स को आप विद रेफरेंस टू टाइम, यानी आप टाइम के हिसाब से इसको अरेंज करते हो। मिसाल जो पहले आया, लेट सपोज अगर ये 2001 का डेटा है पहले इसको लिखोगे, अगर ये 2002 का डेटा है फिर उसके बाद उसको लिखोगे, तो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखते हो आप, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर मैंने लिखा है नंबर ऑफ न्यू स्कूल्स
established in Srinagar during 1995 to 2021। जैसे अगर आप बनाओगे टेबल एक, लेट सपोज ये बनाएंगे हम टेबल, ये 1995 है, फिर है 96, फिर है 97, फिर है इसी तरह 98, लास्ट में आ जाएगा 21। हम अगर नंबर ऑफ स्कूल्स देखेंगे, मिसाल 18, फिर है 21, लेट सपोज ऐसे ही कितने नए नए बनाए गए, लेट सपोज मैं ऐसे ही डेटा ले रहा हूँ, 34 लास्ट में आ जाएगा, लेट सपोज 63। तो ये जो डेटा बना, ये क्या बना हमको टाइम के हिसाब से, ईयर है ना आपका टाइम, तो इस क्लासिफिकेशन को, ये भी तो क्लासिफाई हमने डेटा किया, कैसे किया देखो, इससे पहले जो डेटा था वो 1995 से 2021 तक सारा एक ही डेटा था, मगर हमने क्या किया अकॉर्डिंग टू टाइम, हमने बोला जो 95 में स्कूल बनाए गए उनको अलग डेटा में रखें, अलग ग्रुप बनाएंगे, जो 96 वाला डेटा है उसको अलग ग्रुप बनाएंगे, इस तरह हमसे हमारे से ग्रुप्स बनते गए, ठीक है। तो इस क्लासिफिकेशन को क्या बोलते हैं, क्रोनोलॉजिकल या क्लासिफिकेशन बाय टाइम। क्यों? क्योंकि इसमें हम जो बेसिस करते हैं क्लासिफिकेशन की, वो किस बेसिस पे की जाती है, वो की जाती है टाइम के बेसिस पे। जैसे मिसाल यहाँ पे मैंने लिखा है प्राइस ऑफ लॉग इन ऑफ गोल्ड, ठीक है 10 ग्राम, ठीक है, प्राइस ऑफ 10 ग्राम ऑफ गोल्ड इन इंडिया। जैसे आप अब अगर लिखोगे 2010 में क्या प्राइस थी, वो थी 18,500, 2011 में इतनी थी, 2012 में, इसी तरह ये भी तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आ गया। जैसे पॉपुलेशन है 1961 में क्या थी, 1971 में क्या थी, 1981 में क्या थी, ठीक है। तो ये भी आपके पास क्या हो गया, क्लासिफिकेशन बाय टाइम। अब आती है दूसरी क्लासिफिकेशन, उसको बोलते हैं हम क्लासिफिकेशन बाय स्पेस, क्लियर है, या उसको बोला जाता है स्पाशियल क्लासिफिकेशन, ठीक है, ये मैंने लिखा है यहाँ पे स्पाशियल क्लासिफिकेशन। ओके, अब इसका दूसरा नाम है ज्योग्राफिकल, यानी आप एरिया के हिसाब से करते हो क्लासिफिकेशन। मिसाल के तौर पर मैं बताऊंगा, लेट सपोज नंबर ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स, मिसाल रूरल और अर्बन एरियाज में, या लेट सपोज हम ऐसे करेंगे पूरे इंडिया में स्टेट वाइज क्रॉप प्रोडक्शन कितनी हुई है, ठीक है, पूरे इंडिया में हम इधर क्या कर रहे हैं, हम ज्योग्राफी से क्लासिफाई डिवाइड करते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर हमें कोई डेटा है दिल्ली का, हम उसको दिल्ली वाले कॉलम में डालेंगे, अगर कोई डेटा है जे&के का, उसको हम डालेंगे जे&के वाले डेटा में। यहाँ पे हमने जो बेसिस लगाई क्लासिफाई डेटा करने की, ठीक है, यानी ये जो डेटा था इसको हमने दिल्ली में लगाया। क्यों लगाया, बेसिस क्या था, बेसिस इसलिए था क्योंकि ज्योग्राफिकली हमने इसको क्लासिफाई किया, लैंड से, स्पेस से किया हमने इसको क्लासिफाई। तो इस वाली क्लासिफिकेशन को बोलते हैं ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। जैसे मिसाल मैंने यहाँ पे लिखा है व्हाट इज द एवरेज यील्ड ऑफ राइस ड्यूरिंग 2014 टू 15, ठीक है। तो अगर मैंने देखना है 2014 से 15 तक, तो स्टेट वाइज मैंने लिया, तमिलनाडु का अलग, कर्नाटका का अलग, केरला का अलग, यूपी का अलग, वेस्ट बंगाल का अलग। तो ये जो मेरा क्लासिफाइड डेटा बन गए ना ग्रुप्स, ये तो ग्रुप्स बन गए, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, 3, 4 एंड 5। ये किस बेसिस पे बन गए, ये बन गए आपके एरिया के हिसाब से, ठीक है, आपका लैंड कहाँ पे है, तो उस हिसाब से जो हमारे पास क्लासिफिकेशन आती है उसको बोलते हैं स्पाशियल क्लासिफिकेशन, या उसको ज्योग्राफिकल बोलते हैं, ठीक है। इसमें हम ऑन द बेस ऑफ कंट्रीज भी कह सकते हैं, मिसाल हम कह सकते हैं पॉपुलेशन ऑफ कंट्रीज, ठीक है, पॉपुलेशन ऑन मतलब कंट्री वाइज पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, फलाने कंट्री की इतनी पॉपुलेशन, फलाने कंट्री इंडिया की इतनी पॉपुलेशन, उसकी इतनी पॉपुलेशन, ठीक है। तो स्टेट वाइज भी की जाती है, यानी एरिया जहां पे भी होगा आपका स्पेस वाइज, ठीक है, उसको बोलते हैं स्पाशियल क्लासिफिकेशन। दूसरी होती है उसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन बाय एट्रीब्यूट्स। सर ये एट्रीब्यूट क्या होता है, एट्रीब्यूट आप समझ लीजिए ये कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ये क्या होता है, ये कोई कैरेक्टर होता है, क्लियर। क्लासिफिकेशन कैरेक्टर, यानी अगर हम कैरेक्टर के बेस पे करेंगे, ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं आपको ऐसे बताऊंगा, इसको हम बोलते हैं क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन भी, क्योंकि यहाँ पे जो डेटा होता है वो क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस नहीं किया जाता है। जैसे हम नेशनलिटी के बेस पे कभी डेटा को क्लासिफाई करते हैं, मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास स्कूल में लेट अस सपोज 50 बच्चे हैं, ठीक है, लेट सपोज उसमें कुछ बच्चे नेपाल की नेशनलिटी रखते हैं, कुछ उसमें बर्मा की रखते हैं, और मैक्सिमम रखते हैं इंडिया की। आप जो लेट सपोज मैं क्लासिफाई करता हूं बच्चों को, जो इंडिया वाले हैं वो इस ग्रुप में आओ, लेट सपोज 39 आते हैं इसमें, जो बर्मा के हैं वो इसमें आओ, लेट सपोज 5 आते हैं इसमें, तो फिर बच्चे जो है वो इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो कितने आ जाएंगे, वो 6 आ जाएंगे वो, ठीक है। तो ये जो क्लासिफिकेशन मैंने की, ये किस बेसिस पे की कि नेशनलिटी क्या है। या कभी कभार मैं क्या करूंगा, मैं स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, क्लास में हूँ, मैं बोलूंगा लेट सपोज मेरे पास एक रो है, दूसरा रो है, तीसरा रो है, मैं बोलूंगा जो मुस्लिम्स है वो इसमें आ जाइए, जो हिंदू है इसमें आ जाइए, जो लेट सपोज कोई और रिलीजन है, क्रिश्चियन है
या इसी तरह आपके पास है सिख मजहब है, ठीक है, उसको हम यहाँ से रखते हैं। ये भी क्लासिफाई करने का एक तरीका है, मगर यहाँ पे हमने कोई कैरेक्टर उठाया, ठीक है, जैसे यहाँ पे कौन सा कैरेक्टर हमने उठाया, रिलीजन का, इससे पहले कौन सा उठाया, नेशनलिटी का, तो इनको बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। तो यहाँ पे नेशनलिटी हमारा एट्रीब्यूट बन गया। इसी तरह जब हमने रिलीजन को लिया तब हमारा रिलीजन क्या बन गया, एट्रीब्यूट। कभी कभार आप क्या कर सकते हो काम, जैसे यूजुअली किया जाता है, बॉयज अलग से बैठो, गर्ल्स इस साइड से बैठो, है ना, तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये भी क्लासिफिकेशन बाय एट्रीब्यूट्स है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने जेंडर को मद्देनजर रखा, तो जेंडर आपका क्या बन गया, एट्रीब्यूट बन गया, ठीक है, तो यह आपका बन गया एट्रीब्यूट। कभी कभार आप बोलते हो जो मैरिड है उस वो यहाँ से बैठे, जो अनमैरिड है यहाँ से, तो दो ग्रुप्स बना देते हो, तो ये भी क्लासिफिकेशन जो होती है उसको भी बोलते हैं क्लासिफिकेशन बाय एट्रीब्यूट। या कभी कभार आप बोलते हो, लेट्स सपोज आप बोलोगे जो लिटरेट पर्संस है वो यहाँ पे बैठे और जो इलिटरेट है उसको अलग, आप एक अलग कॉलम में डेटा को रखोगे, जो लिटरेट पीपल का डेटा होगा उसको अलग से रखोगे, इलिटरेट पीपल का अलग से। तो ये वाली क्लासिफिकेशन जो है इसमें हम किसी कैरेक्टर को मद्देनजर रखते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन बाय एट्रीब्यूट। क्लियर है? अब जैसे मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे एक क्लासिफिकेशन ली है, आप देख सकते हैं पॉपुलेशन को मैंने लिया है। तो पॉपुलेशन को अगर मैं एट्रीब्यूट मानूंगा तो पॉपुलेशन या तो मेल हो सकती है या तो फीमेल, यहाँ पे इसका मतलब जेंडर मैंने लिया है। अब मेल भी दो तरह के हो सकते हैं, लिटरेट और इलिटरेट। एक्चुअली ये मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन है, ठीक है, अभी मैं पढ़ाऊंगा इसके बारे में, अभी देखते हैं। अब आपको तो क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द एट्रीब्यूट समझ आया होगा। अब सर ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स होते हैं अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूट्स, ये भी दो तरह के होते हैं। देखिए कभी कभार आप जो अपनी बेसिस रखोगे क्लासिफाई करने की, आप खाली एक ही एट्रीब्यूट को मद्देनजर रखोगे, ठीक है, जैसे मैंने इससे पहले जो भी एग्जांपल्स दिए, मिसाल आपने स्टूडेंट्स को क्लासिफाई किया दो ग्रुप्स में, लेट्स सपोज आपने किया ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, जो मेल है वो यहाँ से आओ, जो जेंडर है जो फीमेल है वो यहाँ से आओ, ठीक है। कभी कभार आप दो कैरेक्टरिस्टिक्स को मद्देनजर रखते हुए क्लासिफिकेशन करते हो। सर कैसे? जैसे मिसाल आप बोलोगे चलिए जो जेंडर, जिनका जेंडर मेल है, ठीक, वो अलग ग्रुप में आओ, जो फीमेल है अलग ग्रुप, फिर उसके भी अलग दो ग्रुप्स निकालोगे आप बोलोगे लेट अस सपोज जो मेल में से, लेट अस सपोज जो मेल में से मैरिड है उनका अलग ग्रुप रखो और अनमैरिड का अलग ग्रुप रखो, और यहां से भी सेम करोगे, फीमेल्स में भी आप दो ग्रुप्स निकालोगे, अनमैरिड और मैरिड, ठीक है। तो यहां पर कितने एट्रीब्यूट्स यूज हुए, यहां पे आप दो बेसिस पे आप क्लासिफाई कर रहे हो, एक तो आप जेंडर पे कर रहे हो बेस, और आप कर रहे हो मैरिटल स्टेटस। ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स आप देख रहे हो, मैरिटल स्टेटस और जेंडर। तो यहां पर आपकी कितनी एट्रीब्यूट्स यूज हो रही है, एक से ज्यादा। जब आपके पास एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स यूज होते हैं उस क्लासिफिकेशन को बोलते हैं, वो भी एट्रीब्यूट ही क्लासिफिकेशन है, मतलब क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन ही है, मगर उसको बोला जाता है मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। तो हमारे पास एट्रीब्यूट्स की जो क्लासिफिकेशन है उसको दो तरह से बोलते हैं हम, या तो सिंपल क्लासिफिकेशन हो सकती है या तो हमारे पास मैनीफोल्ड होती है। तो आप पढ़ सकते हैं, ये देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे, जो हमारे पास सिंपल क्लासिफिकेशन होती है, इन दिस क्लासिफिकेशन रॉ डेटा आर क्लासिफाइड बाय सिंगल एट्रीब्यूट, खाली एक ही आपके पास डेटा क्या है, लेट्स सपोज अगर डेटा ये है, या तो हम जेंडर से डेटा को करेंगे क्लासिफाई, जेंडर अगर मेल है इसमें रखेंगे, जेंडर अगर फीमेल है इसमें रखेंगे, या तो आप लेट्स सपोज नेशनलिटी के हिसाब से, अगर नेशनलिटी इंडियन है तो यहाँ पे रखेंगे, अगर बर्मा है तो यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नेशनलिटी या खाली इसका मतलब एक ही एट्रीब्यूट से आप करोगे क्लासिफाई। हो सकता है कभी कभार जैसे मिसाल नेशनलिटी में यहाँ पे ग्रुप्स 3 भी बन सकते हैं, लेकिन जेंडर में आपको 2 ही बनेंगे, फीमेल या मेल। लेकिन नेशनलिटी कितनी हो सकती है, बहुत सारी, इंडिया भी है, बर्मा भी है, पाकिस्तान, ऐसे ही बहुत सारी कंट्रीज है, आप नेशनलिटीज बहुत सारी बना सकते हो। तो वहां पे बहुत सारे ग्रुप्स बन सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है। मगर आपके पास एट्रीब्यूट कितने यूज हुए, खाली एक ही एट्रीब्यूट यूज हो गया, इसको बोलेंगे सिंपल क्लासिफिकेशन। क्लियर है? तो अब हमारे पास आती है मैनीफोल्ड। जैसे मैंने इससे पहले एग्जांपल दी, अगर आप क्लासिफिकेशन दो या दो से ज्यादा एट्रीब्यूट्स पे बेस करते हो, ठीक है, उस क्लासिफिकेशन को क्या बोलते हैं, आप बोलते हो उस क्लासिफिकेशन को मैनीफोल्ड। तो यहां पे आपको क्लासेस जब बनाते हो उसके सब क्लासेस भी बनते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बोली थी ऊपर, ये देखिए पॉपुलेशन, यहाँ पे जेंडर एक है, ठीक है, असल में हमने जेंडर के हिसाब से की थी क्लासिफिकेशन, मेल और फीमेल, ये क्लास बन गया। ये भी यहां से एक क्लास, क्लास 1 और क्लास 2, यानी इसके दो ग्रुप्स। फिर इस क्लास के दो सब क्लास बन गए, ये सब क्लास 1 है और ये सब क्लास 2 है। और फिर इसी तरह इसके भी दो सब क्लासेस बन गए, सब क्लास 2। इसका मतलब यहाँ पे जो मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन है, यहाँ पे सब क्लासेस एग्जिस्ट होते हैं, सिंपल में नहीं होते हैं। ओके, अब यहाँ पे एक नोट मैंने लिखा है, ये बहुत ही चीज है। While classifying the data according to the attributes,
जब भी आप डेटा को एट्रीब्यूट्स के हिसाब से क्लासिफाई करोगे, जैसे जेंडर या वगैरह, it is essential to ensure that the data, that the attributes involved have to be defined without ambiguity. यानी आपको डेटा ऐसे, आपको एट्रीब्यूट ऐसे लेना है, ठीक है, आपको एट्रीब्यूट्स ऐसे लेने हैं कि जिसमें एम्बिगिटी नहीं होगा। जैसे मिस एम्बिगिटी सर होता क्या है, जिसको आप एक से ज्यादा तरीकों से समझ सकते हो। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम लेट अस सपोज अपनी क्लासिफिकेशन करेंगे किसी एट्रीब्यूट से, और उस एट्रीब्यूट का डिफरेंट डिफरेंट लोगों के सामने अलग अलग मीनिंग होगा, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर हम करते हैं, लेट अस सपोज अगर हम करते हैं मिसाल के तौर पर रिच, यानी मतलब इकोनॉमी पे करते हैं, ठीक है, यानी मतलब मुझे ये कहना है कि इकोनॉमिक स्टेटस किसका कैसा है, ठीक है। तो अगर हम इकोनॉमिक स्टेटस पे देखेंगे, देखिए यहाँ पे आपको जो है ना बेटा, देखो इसका मतलब ये हो गया कि जो आपके पास क्लासिफाई आपको एट्रीब्यूट से करनी है, वहां पर आपको चॉइस नहीं होनी चाहिए अपनी। यानी अगर 100 बंदे आएंगे वो क्लासिफाई करते जाएंगे डेटा को, सेम डेटा को। मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास ये बेटा डेटा है, लेट सपोज ये हमारे पास सारा डेटा है, इसमें ये डेटा फाइल है। मैं बोलूंगा एक आदमी को, लेट सपोज मैं राम को बोलूंगा, राम भाई आप इसको क्लासिफाई कीजिए डेटा को अकॉर्डिंग टू द जेंडर, ठीक है। देखो क्या इसका मतलब क्या होता है एम्बिगिटी का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर यहां से होगा लेट अस सपोज सुरेश, सुरेश को मैं अलग से दूंगा यही फाइल, उसको मैं बोलूंगा सुरेश भाई आप भी करो इस फाइल को, डेटा को मतलब क्लासिफाई, लेकिन अकॉर्डिंग टू द जेंडर, ठीक है। तो दूसरा है यहां से लेट सपोज सोनिया, ठीक है, सोनिया को मैं बोलता हूं आप भी सोनिया जी आप भी कीजिए क्लासिफाई अकॉर्डिंग टू द जेंडर। तो आप जरा मुझे बोलिए क्या इन तीनों की क्लासिफिकेशन सेम होगी या डिफरेंट होगी? मेरे ख्याल से क्लासिफिकेशन सेम ही होगी। क्यों? क्योंकि जो आपके पास जेंडर है ना उसमें एम्बिगिटी नहीं है। एम्बिगिटी का मतलब क्या होता है, मतलब जो बंदा भाई मेल होगा फीमेल होगा, इसमें कोई ये नहीं है कि दो राय नहीं है, मत एम्बिगिटी नहीं है, ठीक है। तो जो भी किसी ने स्पेसिफाई किया होगा अपना जेंडर हम वही लिखेंगे, उसी उसको ऐसे ही क्लासिफाई करेंगे। लेकिन अगर आप लोगे लेट सपोज इकोनॉमिक स्टेटस, लेट सपोज इकोनॉमिक स्टेटस, ठीक है, हमको लेना है लेट सपोज कौन है मिसाल के तौर पर बिलो पॉवर्टी लाइन और लेट सपोज अबो पॉवर्टी लाइन। हो सकता है मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, हो सकता है ये जो राम है ये अपने हिसाब से करेगा, लेट सपोज ये बोलेगा जो भाई जिनकी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है मैं उनको रखूंगा अबो पॉवर्टी लाइन में, और जो लेस देन 2.5 लाख है उनमें उनको रखूंगा मैं बीपीएल लाइन में। लेकिन सुरेश सुरेश बोलेगा नहीं भाई, जिनकी भाई इनकम होगी 3.5 लाख से ज्यादा मैं उनको रखूंगा किसमें, मैं उनको रखूंगा एपीएल में, और जिनकी लेस देन होगी उसको मैं रखूंगा बीपीएल में। इसी तरह ये अपनी कोई कोई अपना ही बताएगा, इसका समझने का कुछ और तरीका है ना हर किसी का। मतलब जो देखिए जैसे कोई बंदा है वो अमीर घराने से है, ठीक है, उसको ज्यादा पैसे जो उसको होते उसको मतलब उसको कश्मीर मतलब बोलते हैं कि इसको ज्यादा मतलब समझ नहीं आता है, ठीक है, इसको कुछ दिखता नहीं है, ठीक है, इसको सब एक जैसा दिखता है, ठीक है, इसके पैसों की कदर नहीं होती है, ठीक है। असल में क्या होता है उसको वो पैसों का स्टैंडर्ड ऊपर होता है, ठीक है, तो वो अपने ही हिसाब से मतलब गरीबी और अमीरी डिसाइड कर लेता है, ठीक है। तो बंदे बंदे इसमें यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपकी जो है वो यहाँ पे चॉइस, आपकी जो आपकी अपनी जो भी आपकी ओपिनियन होगी वो मैटर करती है। इसका मतलब जब भी आपको एट्रीब्यूट को चूज करने में अपनी चॉइस लगेगी, अपनी आपको चॉइस हो जाएगी, अपनी ओपिनियन यूज हो जाएगी, वो डेटा आप एट्रीब्यूट से क्लासिफाई नहीं कर सकते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आपके पास, हाँ देखिए जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास ये मैंने जेंडर वाइज और क्लास वाइज इंफॉर्मेशन अबाउट स्कूल स्टूडेंट्स स्कूल, ये मैंने दो तरह से क्लासिफाई किया है, ये मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन है। एक तो मैंने यहाँ पे क्लास वाइज भी लिया है, क्लास वाइज क्लासिफिकेशन की है, और फिर जेंडर वाइज यानी बॉयज और गर्ल्स। तो इस क्लासिफिकेशन को क्या बोलेंगे, मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। क्यों बोलेंगे मैनीफोल्ड, क्योंकि यहाँ पे एट्रीब्यूट जो यूज हो रहे हैं दो, कौन कौन सा, एक तो क्लास और दूसरा जेंडर। तो इसके बाद हमारे पास आती है क्लासिफिकेशन बाय साइज। अब साइज के हिसाब से भी हमारे पास क्लासिफाई करते हैं हम डेटा को। कैसे करते हैं, इसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव। क्यों, इसमें हम मैग्नीट्यूड का यूज करते हैं। मिसाल के तौर पर हम बोलेंगे हम अपने अपने डेटा को लेट अस सपोज हम स्टूडेंट्स मेरे पास है स्कूल में, ठीक है, क्योंकि मैं टीचर हूं, ठीक है, मेरे पास स्कूल में स्टूडेंट्स होते हैं।
मैं बोलूंगा भाई जिनकी हाइट 150 सेंटीमीटर से लो है वो इस ग्रुप में आ जाओ, जिनकी हाइट लेट अस सपोज 150 से लेकर 160 तक है वो भाई ग्रुप बी में आ जाओ, और जिनकी उसके अबो है, अबो देन 160 सेंटीमीटर, वो किस में आओ, वो आओ सी में। तो यहाँ किसके बेसिस पे आपने क्लासिफिकेशन की, साइज के हिसाब से। यहाँ पे साइज आ गया कि साइज क्या है, या मैं बोलूंगा वेट के हिसाब से। भाई जिनका वेट लेट सपोज 50 केजी से कम है वो आओ ए ग्रुप में, जिनका 50 से 60 में है वो आओ बी में, और जिनका मोर देन 60 है वो आओ सी ग्रुप में। तो ये क्लासिफिकेशन भी क्या होती है, इस क्लासिफिकेशन को बोलते हैं हम क्लासिफिकेशन बाय साइज। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कभी कभार, हम बोलेंगे जिनके मार्क्स 50% से कम आए हैं वो भाई ए ग्रुप में आओ, और जिनके मार्क्स 50% से ज्यादा आए हैं उनको हम बी में रखते हैं लेट्स सपोज। तो ये क्लासिफिकेशन भी अकॉर्डिंग टू द नंबर, किसी नंबर के बेस पे हो रही है, यानी मैग्नीट्यूड के बेस पे हो रही है। इसको भी क्या बोलेंगे, क्लासिफिकेशन बाय साइज, या उसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। या इनकम, मिसाल के तौर पर फैमिलीज 10 है, हम उनके लेट्स सपोज एक की इनकम है 10,000, एक की इनकम है 15,000, लेट सपोज मैं यहाँ पे 4-5 ही लूंगा, एक की इनकम है 20,000, ठीक है, और लेट सपोज एक की इनकम है 30,000। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इनको हमने क्लासिफाई किया इन द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, जिनकी इनकम कम है, ठीक है, या हम बोलेंगे जिनकी इनकम 10,000 से 20,000 तक है वो भाई इस ग्रुप में आ जाइए, उनको हम इस ग्रुप में लिखेंगे, और जिनकी 20,000 से ज्यादा है, ठीक है, उनको हम इसमें रखेंगे, ठीक है। तो ये जो क्लासिफाई है इसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन बाय साइज। तो इसका मतलब हो गया हमने क्लासिफाई 4 तरह से किया। सबसे पहली क्लासिफिकेशन थी क्लासिफिकेशन बाय टाइम, और दूसरी क्लासिफिकेशन थी हमारी क्लासिफिकेशन बाय, हाँ, क्लासिफिकेशन एक तो थी क्लासिफिकेशन बाय टाइम, और थी हमारे पास जिसको हम बोलते थे क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। दूसरी क्लासिफिकेशन थी हमारे पास क्लासिफिकेशन बाय साइज, जिसको हम स्पाशियल या ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। और तीसरी क्लासिफिकेशन हमारे पास है क्लासिफिकेशन बाय एट्रीब्यूट या क्वालिटेटिव जिसको बोलते हैं। और लास्ट क्लासिफिकेशन जो है उसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन बाय साइज, या उसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। तो ये हमारी क्लासिफिकेशन खत्म हो गई, ठीक है। मैंने बोला था दिस क्लासिफिकेशन इज द फर्स्ट स्टेप। जब भी आप डेटा को कंपाइल करते हो, कंपाइलेशन का जो होता है ना, आपको असल में डेटा कंपाइल करना है, ठीक है, असल में हमको कहाँ पहुंचना है, कंपाइल करना है। लेकिन कंपाइल का जो पहला स्टेप होता है ना वो होता है बेटा आपका क्लासिफिकेशन। तो अब आपको क्लासिफिकेशन समझ आया, हम क्यों करते हैं क्लासिफिकेशन और किस किस तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं डेटा को। अब जो हमारे पास सेकंड स्टेप होगा उसको बोलते हैं टैबुलेशन। टैबुलेशन का मतलब क्या होता है, डेटा को टेबल्स में रखना। तो क्यों रखते हैं टेबल्स में, फीचर उससे क्या फायदा आता है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में इतना हमने पढ़ा कि टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन क्या हो, कैसे हम कर सकते हैं, ठीक है, वो क्लासिफिकेशन किस किस तरह से हो सकती है। और ये हमारा फर्स्ट स्टेप था क्लासिफिकेशन का, सॉरी फर्स्ट स्टेप था कंपाइलेशन का। तो हो सकता है आपको बोल सकता है क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द कंपाइलेशन ऑफ डेटा, क्लासिफिकेशन, टैबुलेशन, एनालिसिस, या कोई और रखेगा नन ऑफ दीज, या कुछ और आपको बोलना है क्लासिफिकेशन। क्लियर। तो आज के लेक्चर में इतना हम रखेंगे, ठीक है। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी होगी तो आप वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और मेरी भी चैनल है वहां पे आपको एमसीक्यूज मिलेंगे ER मोमिन मजीद के नाम से। और जो ये मटेरियल है आपको टेलीग्राम चैनल पे मैं प्रोवाइड कर देता हूं, आप मेरी चैनल पे जा सकते हैं, सेम नाम है ER मोमिन मजीद, आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चलिए मिलते हैं आगे इंशाल्लाह अगले क्लास में। टैबुलेशन आपका लेक्चर नंबर 4 होगा। तो अल्लाह हाफिज, मिलते हैं अगले लेक्चर में।